इस साल तो आप लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि इलेक्शन आ रहा है और उत्तर प्रदेश में बहुत सी भर्तियां आएंगी। लेकिन सच ये है कि कोई भी भर्ती आए पर शिक्षक भर्ती बहुत मुश्किल है। और हम एलटी ग्रेड की अगर बात करें तो एलटी ग्रेड तो इस साल नहीं आ रही। आत रही अगले साल की तो हो सकता है लास्ट में आ जाए या लास्ट में भी नहीं आए। करा क्या जाए, बीएड वालों का तो ऐसा लगता है पता नहीं इन बीएड वालों ने कौन से पाप करे हैं, कौन सा इनका प्रारब्ध चल रहा है, कौन सी इन्होंने किसका क्या बिगाड़ दिया कि इनसे तो जो किस्मत है वो पूरी तरीके से रुष्ट हो गई है, नाराज हो गई है। इतना अत्याचार किसी के ऊपर नहीं होता जितना बीएड वालों के ऊपर है। आप देख के देखो कितनी मेहनत से बीएड किया था, लेकिन 5 से 6 साल हो चुके हैं बीएड वाली भर्ती आने को नहीं देख रही कि मानो वो आएगी ही नहीं। और विरोधाभास देखिए, आयोगों का विरोधाभास कितना है। एक तरफ तो आयोग वाले कह रहे हैं हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसपे सभी जो खाली वैकेंसी हैं उसको हम अपलोड करेंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इसी अच्छी बात में कि 41,000 राजकीय इंटर कॉलेज हैं वहां पे भर्ती खाली हैं। इसके अलावा बहुत ढेर सारी भर्ती करी जाएंगी, ऐसा वो कथन कह रहे हैं। और कथनी और कथन, अब देखिए वो कह क्या रहे हैं कि बहुत भर्ती आएंगी और दूसरी तरफ पता है आपको क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एलटी ग्रेड में अब कौन पढ़ाएगा, बेसिक के शिक्षक पढ़ाएंगे। मुरादाबाद के जो डीआईयूएस और बीएसए ने क्या करा, एक पत्र जारी कर दिया कि जो जिले के 25 राजकीय इंटर कॉलेज हैं वहां पे अब एलटी ग्रेड वाले नहीं, वहां पे अब बेसिक के शिक्षक पढ़ाएंगे और इस तरीके से उनका कोर्स पूरा कराएंगे। ये वास्तव में चल रहा है। कभी तो वो ये कह रहे हैं कि विवाद चल रहा है, किसको लेके, आहारता को लेके। भाई कितना लंबा विवाद हो गया, कितना बड़ा विवाद हो गया, कैसा विवाद हो गया, क्या इस दशक में खत्म हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, संविदा पे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो कह तो ये रहे हैं बहुत भर्ती देंगे और हकीकत में क्या चल रहा है वो आपको पता ही है। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट करें तो करें क्या। और सबसे बुरी स्थिति जो है वो बीएड वालों की है। अब बीएड वाले कुछ तो डिप्रेशन में है, कुछ यही देख रहे हैं भर्ती नहीं आई, आधे तो नशेड़ी हो चुके हैं इसी चक्कर में, इसके अधिक जो हैं वो ओवर एज हो गए हैं, इसके बाद और कई समस्याएं। और ऐसी स्थिति में जो कंडीशन चल रही है, अभी तक कोई जो उनका कैलेंडर है वो कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है। अब आप देखो कि उत्तराखंड सरकार ने कितना अच्छा काम किया कि जो राजकीय प्रवक्ता की भर्ती है जीआईसी वाली, इसका कैलेंडर जारी कर दिया और उन्होंने डेट लगा दी 6 अप्रैल 2025, यानी 6 अप्रैल 2025 को उनके यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का एग्जाम होगा। और जबकि अभी तक फॉर्म नहीं पड़े हैं। कितना अच्छा है कि स्टूडेंट को क्लियर है कि 5 महीने के अंदर उसको ये परीक्षा देना है और वह पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ किस में लगे हैं, तैयारी करने में लगे हैं। लेकिन बीएड वालों के दुख ही खत्म नहीं होते, इनकी समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई कैलेंडर भी नहीं है। अब ये क्या तैयारी करें। एडिट जूनियर जो आई थी वो भी फंसी हुई है, एलटी का दूर दूर तक नहीं पता है। कोई भी बात पूछो आयोग में जाके कि आहारता विवाद और आहारता विवाद कितने ओवर एज हो गए और आगे हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर तुमने भर्ती की घोषणा कर दी और पता लगा ये पीसीएस है, ये तो मान के चलिए 1 से 2 महीने के अंदर पेपर करा लेगा, 1 से 2 महीने के अंदर पेपर करा लेगा। और ऊपर से ये कह रहे हैं जो कि कतई फिक्स है कि अब 2 एग्जाम होंगे। भाई मान के चलिए कि अभी तक तो भर्ती का क्लियर नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने भर्ती क्लियर कर दी तो पता है क्या आफत आने वाली है। वो आफत ये आने वाली है कि वो 1 से 2 महीने में पेपर करा लेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही करेंगे, पहले डेट लगाएंगे पेपर की, फिर फॉर्म पढ़वाएंगे और समय कितना मिलेगा, 1 से 2 महीना। अब ऊपर से 2 टेस्ट हैं। पहले तो यह था कि एलटी ग्रेड में 1 टेस्ट है तो कोई समस्या नहीं थी, अब एलटी ग्रेड में 2 टेस्ट है, जिसमें पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है। वो कहते नहीं है कि आपकी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इस टेस्ट की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, हो सकता है कई लोग इस स्क्रीनिंग टेस्ट को जानते हों और बहुत से लोग हैं जो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते। ये इतना खतरनाक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिस एग्जाम में 2 परीक्षाएं होती हैं। एक होता है आपका प्री एग्जाम, कौन सा होता है, प्री, और दूसरा होता है मेन एग्जाम। तो जो भी पेपर प्री और मेन कराते हैं तो उसमें जो प्री टेस्ट होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
ये इतना खतरनाक टेस्ट है कि आप अगर कोई भी टेस्ट दो तो वहां एक कट ऑफ लगती है। कट ऑफ का मतलब कट ऑफ लग गई 70% पे या 75% पे या 80% पे। स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई कट ऑफ नहीं होती। यहां पे क्या होता है कि वो तय कर लेंगे कि 4 गुने लेंगे या 5 गुने लेंगे या वो 8 गुने लेंगे। मान के चलिए कि उनके पास सीटें कितनी हैं, 5000 सीटें हैं और उन्होंने कहा कि हम 20,000 स्टूडेंट लेंगे। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जब लगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या हुआ कि जो सबसे टॉपर बच्चा था, जिसकी फर्स्ट रैंक थी, उसकी मान के चलिए परसेंट बन रही है 85। कितनी बन रही है? 85%, जिसकी फर्स्ट रैंक थी। अब इसके अलावा उन्हें चाहिए 20,000 बच्चे और उन्होंने 1 से लेके 20,000 बच्चों को लिया। कितनों को लिया? 20,000 बच्चों को लिया। और जो 20,000वां बच्चा है उसकी परसेंट कितनी है? 80%। क्या समझ में आया? यानी वो कोई परसेंट नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे कि ऊपर से जिनकी सबसे हाई रैंक है, जिनके सबसे हाई नंबर हैं, उन 20,000 बच्चों को उठा लेंगे और उनसे कहेंगे अब आप मुख्य परीक्षा दीजिए। इसको बहुत सरल तरीके से मैं समझाता हूं कि जो टॉपर बच्चा है उसके आए 85% टॉपर, और इन्होंने कितने मांगे? 20,000। पता लगा 20,000 बच्चे जब उन्होंने उठाए तो जो सबसे लास्ट वाला बच्चा था उसकी है 80%, यानी 5% के अंदर उन्होंने 20,000 बच्चे पकड़ लिए। अब स्टूडेंट को यहां 2 समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पहला तो उसे यह नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी चली जाएगी, यानी हाई स्कोर लेके चलना है। अब वो पूरा हाई स्कोर लेके चल रहा है प्री एग्जाम के लिए। और दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, यानी प्री एग्जाम के नंबर आपकी परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। प्री एग्जाम आपकी मेरिट नहीं बनाएगा। प्री एग्जाम ये निर्णय नहीं करेगा कि आपको जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो काहे का स्क्रीनिंग टेस्ट? ये तो वही बात हो गई कि जो योग होगा वो जिंदा रहेगा और जो योग नहीं है मारा जाएगा। अब आपके आगे समस्या तो यही है कि आप बहुत हाई तैयारी कर रहे हो तो मेन एग्जाम में मारे जा रहे हो, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? मेन एग्जाम से बनेगी। और जो प्री एग्जाम है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो सबसे बड़ी आफत तो ये है कि अगर आपकी डेट आ गई और आपको 1 से 2 महीने का समय मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में तो आप मारे जाओगे। आप प्री की तैयारी करोगे या मेन की करोगे, और प्री में अगर 1 नंबर से चूक गए तो मेन दे नहीं पाओगे, और अगर मेन की तैयारी करी तो प्री रह जाएगा, प्री की करी तो मेन रह जाएगा। पूरी तरीके से फांस दिया। यानी पहली समस्या तो यह कि 2 एग्जाम होंगे, ये तो कभी क्लियर कर दिया आयोग ने कि हम 2 एग्जाम लेंगे। और दूसरी बात उसने ये कह दी कि जो पहला एग्जाम होगा, जो प्री एग्जाम होगा, वो कौन सा होगा? वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो इस तरीके से क्या करेगा? आपकी स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि जो सबसे हाई बच्चे हैं ऊपर के उनको लेगा। इसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र की भाषा में या आयोग की भाषा में शॉर्ट लिस्ट करना। यानी वो हाई रैंक वाले 20,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, और अगर उसने कम बच्चे उठाए, मान के लो 3 गुना उठाए या दुगने उठाए तो वो 10,000 को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। अब अगर उसने 10,000 को शॉर्ट लिस्ट कर दिया तो फिर उनको मेन में बिठा लेगा, और यहां भी आपको 2 से 3 महीने, मतलब 1 से 2 महीने का ही समय मिलेगा। इसे कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। यहां पे आपको केवल एयर लिफ्ट बचा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्री एग्जाम की तैयारी होती है वो अलग होती है, और जो मेन एग्जाम की तैयारी होती है वो अलग होती है। प्री एग्जाम क्या है? ये एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होती है। आप किसी भी टारगेट, किसी भी जगह पर गए, टारगेट को शूट आउट किया, वहां अपना काम किया, खट वहां से भाग आए। लेकिन जो मेन परीक्षा तैयारी होती है ये ऐसा ऑपरेशन है, ये पता ही नहीं 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले, इसमें हो क्या, इसमें कुछ नहीं पता। तो आप देखो किस समस्या में उलझाया है इन्होंने ले जाके प्री और मेन की। प्री के रूल अलग है, मेन के रूल अलग है। प्री जो है अगर एक ही एग्जाम होता तो 1 डे है, अब ये 2 डे एग्जाम हो गया है। और यहां भी एक नई समस्या आपके साथ और है कि जो मेन एग्जाम होगा उसमें 2 चीजें आएंगी। पहला क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? आपका विषय आएगा। और दूसरी क्या आएगी? हिंदी आएगी। ये बहुत बड़ी आफत है। और इसका अनुपात क्या रहेगा? 75 और 25। यानी जो आयोग का एक क्राइटेरिया है वो क्या है कि विषय लेगा 75% और हिंदी लेगा 25%। अब जो LTGET की तैयारी कर रहे हैं हिंदी संस्कृत से, उनकी तो भाई कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो हिंदी से पूर्व परिचित है। लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, इंग्लिश का स्टूडेंट है, इसके अलावा साइंस का स्टूडेंट है, SST का स्टूडेंट है, वो यहीं चक्कर में पड़ जाएगा क्योंकि उसने ना हिंदी कभी पढ़ी थी और ना हिंदी को सीरियसली लिया था। तो ये उसके लिए नई समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर इसके 2-4 पेपर हो गए होते,
अगर इसका एक दो एग्जाम हो गए होते तो आपको पैटर्न का पता होता। पहली बार ये पेपर हो रहा है जिसमें क्या है, 2 एग्जाम है। इसको कहते हैं आफत पे आफत आना। बाधा, व्याधा, गतिरोध, व्यतिरोध सब कुछ जो है वो आपके आगे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका समाधान नहीं होता है। जो भी समस्याएं होती हैं उनका क्या होता है, समाधान होता है। बस खास बात ये क्या है कि आपको अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए और इसके अलावा आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत से तो काम नहीं चलेगा जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे। तो अब इसमें करना क्या है कि आपको हाई से हाई नंबर लाना है प्री पेपर में, ताकि जब स्क्रीनिंग हो, शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तब आप वहां पर फंस जाओ। और इसके बाद आपको मेन की तैयारी भी करना है, आप मेन की तैयारी में भी पार कर लो। इन दोनों, केवल मेन की जो है मेरिट से आपको जॉब मिलेगी। अब मैंने आपको पूरी घटनाक्रम या पूरी यथास्थिति बता दी क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको बहुत हाई नंबर लेके आना है ताकि शॉर्ट लिस्ट में आप आ सको, और मेन एग्जाम में आपको रिटन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम ये कोई बहुविकल्पीय नहीं है, इसके साथ हिंदी भी आएगी। अब यहाँ स्टूडेंट की आ गई 3 कैटेगरी। पहले तो एक ही कैटेगरी थी क्योंकि प्री एग्जाम था, एक ही एग्जाम था इंटीग्रेट का, 2 हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन यहां पे अब स्टूडेंट जो हैं 3 तरीके से बढ़ जाएंगे, जो कि आगे समीकरण बन रहे हैं। पहले स्टूडेंट वो होंगे कि जो ये चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि भाई प्री भी देना है, मेन भी देना है, यानी अब धोखा देने से या बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, अब उनको सीरियस होना पड़ेगा। और ये उनके बस की बात नहीं है, तो वो क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। ये क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। क्योंकि एक तो ये होता है कि 4 विकल्प हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। अब ऐसे में आपकी नॉलेज 50% भी है, तब आपने तय कर लिया बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी में कंफ्यूजन है, लगता है डी नहीं होगा तो ए सही है, आंसर सही हो जाता है। लेकिन यहां तो पेपर क्या है, रिटन। और रिटन में क्या है, रिटन में है खंड आ, जिससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। यह पैटर्न है किसका, जीआईसी प्रवक्ता का, जो कि इसका बड़ा भाई है एलटी ग्रेड का। तो इन्होंने पैटर्न फिक्स कर रखा है। और जो खंड वा होगा, खंड वा में कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, और जो कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे। और खंड सा में कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, जो कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे। ये आपको 250 शब्दों में देना है, ये 150 शब्दों में देना है, ये 50 शब्दों में देना है। इसके अलावा आपकी हिंदी और निबंध आएगी, ठीक है, उसको हम विस्तार से आपको बाद में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो ऑफिशियल रूप से तय नहीं है अभी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनका अपना एक क्राइटेरिया है। तो पहले स्टूडेंट तो वो बचे जो समझ जाएंगे कि भाई बस की बात नहीं है, सरेंडर कर देंगे, मैदान छोड़ देंगे। दूसरे वो रहेंगे जो धोखा देते रहेंगे, क्योंकि पहले क्या था कि अगर वनडे एग्जाम था, आपने कोई पेड कोर्स खरीद लिया, आपने किसी कोचिंग के नोट्स खरीद लिए या 1-2 नोट्स बना लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन भाई इस बार सिलेक्शन लेना करना पड़ेगा, क्योंकि मेन एग्जाम रिटन एग्जाम है। अगर आप लोगों ने बीएड मन से किया हो तो आपको याद होगा कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, वस्तुनिष्ठात्मक होती है। वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, चीजें आसान हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं, जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं, जहां पे लिखना पड़ता है, वो क्या होता है, वो विचारात्मक परीक्षाएं होती हैं। वहां पे आपके विचार महत्वपूर्ण होते हैं कि इसको लेके आपके क्या विचार हैं। और विचार होने में ही सबसे बड़ी बात आपका हैंड राइटिंग आ जाता है, क्योंकि रिटन एग्जाम में आप दहशत में आ जाते हो, ये हाय अब तो हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, हमारी लिखने की हैबिट नहीं है, अब क्या होगा। तो वो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे दूसरे कंडीशन के जो धोखा देंगे लगातार, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरे वो होंगे जो इसकी तैयारी करेंगे और पूरी रणनीति के साथ करेंगे, विधिवत तरीके से करेंगे, जैसे युद्ध की तैयारी करी जाती है, वैसे ही आपके तीसरे ग्रेड के स्टूडेंट होंगे। और एक चीज बताऊं, जिस तरीके से मेन की प्री की तैयारी होती है उसमें क्या होता है, कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो जो लोग वास्तव में नौकरी लेना चाहते हैं, जैसे कुछ तो ऐसे हैं कि जो चल रही है कहानी, एक पेड कोर्स खरीद लिया, थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनकी दाल नहीं गलने वाली, ये दाल वही उनकी गलेगी जिन लोगों की, जो लोग लग के लगेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि प्री मेन है, स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेक्शन नहीं होगा। ये असल में एक मानसिक स्थिति है, जैसा कि बीएड वालों के साथ क्या हुआ कि बीएड वालों का जो असल में जो बीएड का मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन उद्देश्य है, वो है अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना, अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाना।
और कोई भी व्यक्ति अगर अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाता है और थोड़ी बहुत भाषा पे बनाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता, जो कि पहले से चला आ रहा था। अब बीच में सरकार ने क्या करा, बीएड वालों को सुपर टेट में मौका दे दिया, बेसिक में मौका दे दिया। अब बेसिक में तो सब्जेक्ट आता नहीं है, वह रीजनिंग आती है, मैथ आता है, साइंस आती है, साइकोलॉजी आता है, कंप्यूटर आता है, अन्य विषय आते हैं। अब वो 14-15 विषयों को पढ़ रहा था लगातार, और पढ़ते पढ़ते अचानक क्या कहा, सरकार ने कहा या कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि भाई अब हम बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं देंगे। अब बीएड वालों की वही हैबिट है 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने की, अब वो मुख्य सब्जेक्ट पे आ नहीं पा रहे हैं, एकदम अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो भाई तुम्हारा उद्धार जो होगा अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाने से ही होगा। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाना है, बाकी हिंदी देखना है। अब इसके साथ क्या हुआ कि जो लोग रियल की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो इस समस्या का जो समाधान है वो क्या है, वो ये है कि आपको अगर शॉर्ट लिस्ट में भी आना है, इसके अलावा स्कोर भी अच्छा खींचना है और मेन एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, तो इसका जो तरीका है वो ये है कि आपको कंबाइंड तैयारी करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, कंबाइंड तैयारी करना पड़ेगी। कंबाइंड तैयारी में क्या होगा, प्री और मेन की एक साथ करना पड़ेगी, प्री और मेन की एक साथ करना पड़ेगी। 6 से 7 या 8 महीने का समय भी लग सकता है, लेकिन हाँ ये तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका एलटी का तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता का भी निकल जाएगा। वो इसलिए निकल जाएगा, पहले जीआईसी प्रवक्ता में क्या था, उन्होंने एमए वालों को लिया था, यानी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। तब उसमें यूजीसी नेट वाले भी आ रहे थे, जेआरएफ वाले भी आ रहे थे, पीएचडी भी वाले आ रहे थे और वो सिलेक्शन ले रहे थे। लेकिन इस बार आयोग ने चेंज कर दिया, वो चेंज ये करा है कि अब जीआईसी प्रवक्ता केवल बीएड वाले ही दे सकते हैं, बीएड वालों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जीआईसी प्रवक्ता नहीं दे सकता। अब जो लोग पीएचडी करे थे, जो जेआरएफ करे थे, जो नेट करे थे, जिनकी विषय पे ग्रिप थी, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास बीएड नहीं है। एक रिसर्च की गई कि जीआईसी प्रवक्ता में 80% शिक्षक वो हैं जो बीएड नहीं करे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेट करे हुए हैं या जेआरएफ करे हुए हैं या वो पीएचडी कर रहे थे, सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी थी, एग्जाम क्वालिफाई मार ले गए, लेकिन अब वहां पे उनके लिए रास्ते बंद हो गए, अब ओनली बीएड वाले आएंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो प्री और मेन की, तो आपके दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और जो कट ऑफ वाली टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन तरीके से, सीरियस तरीके से एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। उनको मैं गाइडेंस कर दूंगा किस तरीके से तैयारी करी जाए, क्या उनकी समस्याएं आएंगी, क्या समाधान किया जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्री एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे होती है, उसी तरीके से जो मेन एग्जाम है इसकी तैयारी में भी 7-8 स्टेप होते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे तैयारी करी जाएगी, क्योंकि यहां चुनौती ही चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है सिलेबस नहीं है, लेकिन वही बात है, सिलेबस भले ही नहीं है लेकिन आयोग तो वही है, परीक्षा पैटर्न तो वही है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नया सिलेबस बना देंगे जो अलग होगा। सिलेबस जो भी आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आपका पीसीएस के अकॉर्डिंग या एलटी ग्रेड जीआईसी के अकॉर्डिंग 80% सिलेबस आपको वही मिलने वाला है, लेकिन 20% थोड़ा सा चेंज होगा, उसको समय मिलते आप तैयार करेंगे, लेकिन 80% तो क्लियर है ना। क्या है, अब वही है कि जिन स्टूडेंटों को धोखा देना है या एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, फॉर्मेलिटी करना है, वो क्या कहेंगे, ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, एंथेटिक सिलेबस नहीं है, हम क्या करें। तो पहली चुनौती सिलेबस की है, फिर बुक लिस्ट वही काम करेगी। तो जो 7 से 8 स्टेप हैं कि कैसे करके हम कंबाइंड तैयारी करें, ये हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करना है। टेंशन मत लीजिए, ये 2024 चल रही है, इसमें तो ये टीजीटी का एग्जाम भी नहीं करा पाएंगे जहां तक है। अगर दिसंबर के लास्ट तक कराया तो कराया। अब आई 2025, मान के चलिए कि 2025 के लास्ट में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। देखो, ना तो हम कोई पेड कोर्स पढ़ाते, ना ही कोई ऐसा लगातार क्लास चलाते कि जो आपको झूठा वादा करें, झूठा प्रोत्साहन दें कि हाँ एलटी ग्रेड आने वाली है, आने वाली है। एलटी ग्रेड भाई नहीं आने वाली है, वो आपकी 2025 के लास्ट में देखने को मिलेगी। और आप में दम है, बीएड करे हुए हैं, तो एक स्वर्णिम अवसर ये है 6 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड का जो है जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम है, जो इन्होंने डेट लगा दी है। तो ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे आपके पास 6 से 7 महीने हैं। अगर आप इसको आधार बना के चलें, यहां भी 2 एग्जाम होते हैं उत्तराखंड में भी,
ठीक है। तो आपके 6 से 7 महीने जो हैं उत्तराखंड एलटी में जीआईसी प्रवक्ता में हैं, और आपका इसके 3 से 4 महीने बाद ही आपको उत्तर प्रदेश वाला देखने को मिल जाएगा। देखो भाई, गलत तो हो रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जिस तरह की समस्याएं हैं ना, तो भाई भर्ती कितने आयोग हैं यहाँ पे भर्ती है। आप देखो एडिट के जो प्रबंधक हैं वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं भाई आप हमें मौका दो, सरकार से कह रहे हैं तो हमें मौका दो या आप भर्ती करो। उनकी भी भर्ती नहीं हो पा रही है, वहाँ भी हालत खराब है, टीचर नहीं है। दूसरा एलटी ग्रेड में भी 5-6 साल से भर्ती नहीं हुई है। फिर जीआईसी प्रवक्ता में भी टीचरों की भारी कमी है। अभी जो नए आंकड़े जारी करे गए हैं, अगर आप 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन तो नहीं, 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट उठा के दें तो उन आंकड़ों में 41,000 सीटें तो केवल राजकीय इंटर कॉलेज में खाली हैं, पर सीटें नहीं भर रहे हैं। संविदा से काम चलाएंगे, प्राइमरी के टीचरों से पढ़वाएंगे, सब कराएंगे। और जबकि अब अन्य राज्य देख लो, चाहे बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, लगातार भर्तियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि भर्ती नहीं आएंगी। यहां का सिस्टम जो है अनिश्चित और अनियमित, जब भर्ती आएगी तो एकदम आएगी, अनिश्चित आएगी, असीमित आएगी, और फिर आपकी अगर तैयारी है तभी आप स्थिति को संभाल पाओगे, वरना एंड टाइम पे आपकी स्थिति नहीं संभलेगी। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करिए, अपना माइंड मेकअप करिए और खुद को तैयार करिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है या डेट आ जाती, तैयारी नहीं हो पाती, दबाव आप पे काम करता है। अभी मौका सही है आपके पास, मान के चलिए 6 से 8 महीने का कतई टेंशन फ्री वाला समय है, और आप इसकी अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और जो सिलेबस आपका इसका है वही टीजीटी का है, तो आपका इसका डबल फायदा टीजीटी में भी देखने को मिलेगा और जीआईसी प्रवक्ता में देखने को मिलेगा। इसके साथ आपके जो क्वेश्चन हैं या जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, वही वाली बात है, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या करिए तो ढंग से करिए, और करने पे आपको निश्चित ही रूप से सफलता मिलेगी। बात वही है कि पहले वैकेंसी बहुत होती थी, स्टूडेंट कम होते थे तो समस्या नहीं आती थी, लेकिन आज क्या है, स्टूडेंट बहुत हो गए हैं, वैकेंसी कम है, इसी कारण से मेरिट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आप रणनीति बनाकर विधिवत रूप से तैयारी करेंगे, यकीन मानिए मेरिट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करिए।